हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर। लेकिन उससे पहले जरा मोटू लाल और चीकू की क्लास में चलते हैं। जो भूपेंद्र, स्कूल का बन गया हूँ मैं हेड बॉय और अब से सब बच्चों को मेरा होमवर्क करना पड़ेगा कंप्लीट। जिसने नहीं करा उसकी होगी पिटाई। भूपेंद्र, ये तो बहुत ही गलत बात है। हम सब ने मिलकर तुम्हें लीडर बनाया, वैसे ही होमवर्क इतना ज़्यादा मिलता है और अब हमें तुम्हारा भी होमवर्क करना पड़ेगा। हमें खेलने का तो समय मिलेगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम मोटूलाल। ये तो बिल्कुल हमारे साथ ब्रिटिशर्स की तरह कर रहा है। ब्रिटिशर्स ने भी हम इंडियंस के साथ ऐसा ही कुछ सुलूक करा था। अरे चीकू, ये बात तुम्हें कैसे पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कैसा सुलूक करा था? अरे हाँ यार, तुमने क्लास 8 का रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर नहीं पढ़ा? उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली बताया है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अत्याचार करे थे। चलो दोनों मिलकर पढ़ लेते हैं वो चैप्टर मन्नू भैया से। द कंपनी बिकम्स द दीवान। मुगल एम्पायर शाह आलम ने 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट करा था एज दीवान ऑफ बंगाल। ये सारा इवेंट हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में और इसको विटनेस करा था, मतलब देखा था, कुछ इंग्लिशमैन ने और इंडियंस ने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिरकार ये दीवान का मतलब क्या होता है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। जो दीवान है, दीवान का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी एक जगह है, वहाँ का जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसे हम लोग दीवान बोलते हैं। मतलब पैसे के रिलेटेड कोई भी चीज़ देख रेख होगी वो अब कौन करने वाले थे? वो ब्रिटिशर्स करने वाले थे। और इस चीज़ की परमिशन किसने दी थी? मुगल एम्परर शाह आलम ने। अब जैसे ही इनके हाथ में पावर आती है, ये दीवान बन जाते हैं। ये धीरे धीरे करके हमारी कंट्री के ऊपर रूल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? कॉलोनाइज करने की कोशिश करते हैं कंट्री साइड को। कॉलोनाइज का मतलब होता है रूल करना और कंट्री साइड मतलब कि जो गांव वाले एरिया होते हैं उनको। तो इन्होंने क्या करा? सबसे पहली कोशिश ये करी कि जो गांव वाले एरिया थे उनके ऊपर रूल करने की कोशिश करी। जितने भी रेवेन्यू सोर्सेज थे, जहां जहां से पैसे आ सकते थे, उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करा, एक प्रॉपर वे में लिखा, उसके बारे में जानकारी ली। जो भी लोगों के राइट्स थे उनके अंदर भी इन्होंने कुछ बदलाव लेकर आए। मतलब कि जैसे कि आपने देखा था कि पहले सब बच्चों को अपना अपना होमवर्क करना पड़ता था, लेकिन जब से भूपेंद्र बना था लीडर, उसने बोला कि तुम्हें मेरा भी होमवर्क करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो भी लोगों के राइट थे उनके अंदर भी चेंजेस लेकर आए। इनको जिस क्रॉप की ज़रूरत होती थी वही क्रॉप उगाने के लिए बोलते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके दीवान बनकर चेंजेस लेकर आए। इसके बाद आता है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब ब्रिटिशर्स ने पैसे कैसे कैसे कमाए हम वो पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिशर्स के पास अब दीवान राइट्स आ गए थे, मतलब कि पैसों के रिलेटेड चीज़ें अब ये हैंडल करने वाले थे। इसी वजह से इन्होंने सबसे पहली चीज़ जो करने की कोशिश करी वो ये थी कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अभी भी ब्रिटिशर्स को एज अ ट्रेडर देखा जाता था, मतलब कि व्यापारी की तरह देखा जाता था। लेकिन फिर भी इन्होंने अब सोच लिया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ब्रिटिशर्स को कोई भी चीज़ अगर इंडिया के अंदर खरीदनी होती थी तो वो लोग क्या करते थे? गोल्ड या सिल्वर दे के चीज़ें खरीदा करते थे। बट आफ्टर दिस दीवान राइट इन्होंने क्या करा कि जो हमारा ही पैसा था, जो इन्होंने हमसे पैसा कलेक्ट करा था एज अ टैक्स या फिर और किसी तरीके से, उसी पैसे से अब ये चीज़ें परचेज कर पा रहे थे इंडिया के अंदर। तो इन्हें ब्रिटेन से गोल्ड या सिल्वर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रिटिशर्स कितने स्मार्ट थे, हमारे पैसे से ही हमारी चीज़ें खरीद रहे थे। बंगाल की जो इकॉनमी थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी। पीजेंट्स और क्राफ्ट्समैन को अपने काम के लिए प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा था। जैसे एक ये पीजेंट है, इसने अपने फार्म के अंदर थोड़ी सी जगह है, उसके अंदर एनिमल्स भी पाले हुए हैं और खुद का कुछ ये क्रॉप वगैरह भी ग्रो करता है। अब जब इसके क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं तो इन्हें ये मार्केट में सेल करने के लिए जाता है। इसको मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स। वो बोलते हैं देखो अब तो हम रूल कर रहे हैं तो तुम्हें सस्ते में ही बेचने पड़ेंगे अपने क्रॉप्स। बेचारे पीजेंट्स को दुखी होकर अपने क्रॉप सस्ते में बेचने पड़ते हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही जो बेचारे क्राफ्ट्समैन थे, क्राफ्ट्समैन मतलब कि वो लोग जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाते थे उस समय, जैसे कि
पेंटिंग, मूर्तियाँ, तो इन लोगों को भी काफ़ी फोर्सफुली काम करवाया जा रहा था और बोला जा रहा था कि सस्ते में जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं वो हमें दो। 1770s के अंदर एक बहुत बड़ा टेरेबल फेमाइन हुआ, मतलब कि खाने की कमी हो गई, जिसकी वजह से 10 मिलियन लोगों की डेथ हुई बंगाल के अंदर। अब आप सोच सकते हो कितने सारे लोगों की मौत हुई जस्ट बिकॉज ऑफ फूड। नो वन गेव अटेंशन टू द प्लिथ ऑफ अफेक्टेड पीपल। इस चीज़ को लेकर ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करी कि इतने सारे लोगों की भूख से मौत हो रही है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ तक कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताता था, पीजेंट या फिर क्राफ्टमैन, तो उसको वो अटेंशन नहीं देते थे। दे डिड नॉट पे हीड। इन सारे मैटर्स को वो अटेंशन नहीं देते थे। उनका सिर्फ एक ही काम था, वो था कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं बाय ट्रेड। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लॉर्ड कार्निवल्स ने रूल करना शुरू करा तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा परमानेंट सेटलमेंट को इन 1793। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसका मतलब क्या था? जैसे ये बनानाज हैं, ये बनानाज मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर केजी सेल हो रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने बोला अगर 100 रुपीज़ पर केजी पे सेल हो रहे हैं तो 50 रुपीज़ इसमें हमारे फिक्स। लेकिन अगर ये बनानास फ्यूचर में जाके 150 रुपीज़ पर केजी पे सेल होते हैं तो क्या होगा? मतलब कि अब तो 50 रुपये इनका दाम बढ़ गया है, तो ब्रिटिशर्स को तब भी 50 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो इसी को बोला था परमानेंट सेटलमेंट, मतलब कि एक फिक्स रेवेन्यू मिलेगा ब्रिटिशर्स को। इसको ये फ्यूचर के अंदर बढ़ाने नहीं वाले। अब ये जो पूरा पैसा था, इसको कलेक्ट करने की भी जिम्मेदारी किसी को देनी थी, तो इन्होंने चूज़ करा ज़मींदार्स को। ज़मींदार्स क्या करेंगे? ये सारा पैसा कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स को देंगे, और साथ ही में ब्रिटिशर्स कुछ थोड़ा बहुत पैसा इन ज़मींदार्स को भी देने वाले हैं, जिससे कि ये लोग क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि जितने ज़्यादा क्रॉप्स उग रहे हैं और ज़्यादा क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करें, और सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, मतलब क्वालिटी थी, वो भी इम्प्रूव होती रहे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स ने किन्हें दी थी? ज़मींदार्स को। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? कलेक्ट करना रेवेन्यू, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी क्रॉप प्रोडक्शन को देखना और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे इम्प्रूव करना। लेकिन ज़मींदार्स ने क्या करा? उन्होंने जो पैसा मिला करता था क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इस पैसे को खर्च ना कर कर अपने पास जमा करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से ये लोग बहुत सारा पैसा अपने पास जमा कर पा रहे थे। अब ये ज़मींदार्स कौन हुआ करते थे? ज़मींदार्स होते थे राजा और तौलकदार्स। तौलकदार्स कौन होते थे? उस समय के कुछ फेमस पीपल। तो ये लोग क्या करते थे? आपको पता चल गया कि ये लोग पैसा सेव करते थे और अपने पास बचा कर रख लिया करते थे। अब इस चीज़ की वजह से जो भी हमारे लैंड रिसोर्सेज थे, मतलब कि जो भी हमारी क्रॉप्स थी और जो भी ज़मीन थी, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लैंड रिसोर्सेज का। अब ब्रिटिशर्स पैसा दे तो रहे थे इनको इम्प्रूव करने के लिए लैंड रिसोर्सेज को, लेकिन ये लोग उस पैसे को खर्च ही नहीं कर रहे थे, अपने पास रख रहे थे। अब आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो ज़मींदार थे उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। द प्रॉब्लम, ब्रिटिशर्स ज़मींदारी को ऑक्शन करा करते थे। अब ये जो ऑक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब बोली लगाई जाती थी।
सर इसका मतलब क्या है? जैसे कि एक विलेज है जिसका नाम है ढोलकपुर, वहाँ की किसी को ज़मींदारी चाहिए, तो वो क्या करता था, उसको ब्रिटिशर्स को कुछ पैसा पे करना पड़ता था। जैसे मैं 15 लाख रुपीस देने के लिए तैयार हूँ और मुझे ढोलकपुर की ज़मींदारी मिल जाएगी। लेकिन फिर कोई और पर्सन आया, कोई और राजा आया, उसने बोला कि मैं 15 नहीं, मैं तो 20 लाख रुपीस दे दूंगा, मुझे वहाँ की ज़मींदारी दे दो। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको ज़मींदारी दे दिया करते थे। मान लीजिए अगर ये राजा पैसे देने में नाकामयाब हो जाता था तो इसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ज़मींदारी देकर भी पैसा कमाया करते थे। अब जो ज़मींदार थे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि लैंड कैसे इम्प्रूव हो या फिर क्रॉप्स कैसे इम्प्रूव हो, क्रॉप्स का प्रोडक्शन, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि ज़मीन के ऊपर और जो बेचारे पीजेंट्स थे उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, सब के सब पैसा बनाने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे राइज इन क्रॉप एक्सपेंशन होता है, जैसे जैसे क्रॉप्स धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, क्रॉप्स के जो प्राइजेज़ हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं 19th सेंचुरी के अंदर, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब इनको गुस्सा क्यों आ रहा होता है? देखो, क्रॉप्स का दाम बढ़ रहा है, पीजेंट्स को पैसा मिल रहा है, ज़मींदार्स को पैसा मिल रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स को पैसा नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों था? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ही तो एक रूल बनाया था, परमानेंट सेटलमेंट वाला रूल, जिससे उन्हें फिक्स्ड रेवेन्यू मिलने वाला था। अब ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात थी, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा और तरीके जिस तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं, तो उन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए नए मेथड्स लेकर आए, जैसे कि महलवारी और रयोतवारी सिस्टम। एक एक करके इन सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अ सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। 19th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर बहुत सारे ब्रिटिशर की जो कंपनी थी, इसके ऑफिशियल्स थे, मतलब जितने ऑफिसर्स वगैरह थे, उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर हमें मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो हमें अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जो ओल्ड रेवेन्यू सिस्टम था इसे चेंज करना पड़ेगा। यहीं पर आते हैं एक इंग्लिशमैन जिनका नाम था हॉट मैकेंजी। इन्होंने एक नया सिस्टम रिलीज़ करा जो कि 1882 के अंदर रिलीज़ हुआ था, और इस सिस्टम को नॉर्थ इंडिया के अंदर रिलीज़ करा गया था। इस सिस्टम को बोला जाता था महलवारी सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता था, महलवारी सेटलमेंट के अंदर और इस महलवारी सिस्टम के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन था ये दे दिया जाता था विलेज के हेडमैन को। अच्छा, अभी तक रेवेन्यू और पैसे कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा था? ये काम कर रहे थे ज़मींदार, लेकिन ज़मींदार की जगह अब ये काम किसको दे दिया गया था? विलेज के हेडमैन को। ये देखो, ज़मींदार्स को हटा दिया गया था और विलेज के हेडमैन को ये सिस्टम दे दिया गया था, और रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स्ड नहीं था। मतलब अभी जैसा हमने ऊपर देखा कि ये बनानास थे, ब्रिटिशर्स ने अपना अमाउंट फिक्स करा हुआ था कि अगर ये 100 रुपीज़ के सेल होंगे तो 50 हमारे फिक्स हैं, अगर ये 120 के सेल होंगे तब भी हमें 50 रुपीज़ मिलेंगे, अगर ये 200 रुपीज़ के सेल होंगे तब भी हमें 50 रुपीज़ मिलेंगे। तो इससे ब्रिटिशर्स को नुकसान हो रहा था। लेकिन अब इस न्यू सिस्टम के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ के बनाना सेल हो रहे हैं तो इन्हें 50 रुपीज़ मिलेंगे, अगर बनानास 150 रुपीज़ के सेल हो रहे हैं तो इन्हें 75 रुपीज़ मिलेंगे, अगर बनानास 200 रुपीज़ के सेल हो रहे हैं तो इन्हें 100 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब कि इन्होंने सिंपली अपना जो रेवेन्यू था उसे फिक्स नहीं करा था, जितना मुनाफा होगा उसमें से ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों से लेंगे। इस सिस्टम के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था बाय महल किसे बोलते हैं हम लोग? विलेज का जो हेडमैन था, और ये सारा पैसा ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता था। ये सिस्टम जो था इसको शुरुआत में जो हमारा सेंट्रल पार्ट है इंडिया का वहीं पर अप्लाई करा गया था, लागू करा गया था। मुनरो सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, मतलब साउथ इंडिया की जो भी टेरिटरीज थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक न्यू सिस्टम अप्लाई करा जिसको रयोतवारी या रयोतवर सिस्टम बोला जाता है। रयोतवारी को इनिशिएट करा था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने और थॉमस मुनरो ने। इस सिस्टम को ऑल ओवर साउथ इंडिया एक्सटेंड करा गया, मतलब कि बढ़ाया गया। इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ करता था कि जो रयोत्स थे उन्हें डायरेक्टली इन्वॉल्व करा जाता था फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मतलब अभी तक आपने ऊपर देखा था सबसे पहले पैसा किससे लिया जाता था? ज़मींदार से। उसके बाद एक हेडमैन को बनाया गया था। ये कहाँ पर चल रहा था? ये चल रहा था हमारा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर प्रोसेस। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर क्या करा था ब्रिटिशर्स ने? काफ़ी क्लेवरली डायरेक्टली जो पीजेंट्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे,
उन्हीं से डायरेक्टली इस पैसे को, रेवेन्यू को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। प्रॉपर असेसमेंट होता था किसी के भी लैंड का, और उससे जो भी पैसा हुआ करता था वो एक फिक्स अमाउंट में ले लिया जाता था कि अब तुम्हारे लैंड से हमें इतना इतना पैसा फिक्स एवरी मंथ मिला करेगा। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और डायरेक्टली यहाँ से ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे वो जाकर पैसा कलेक्ट करा करते थे। तो ये एक नया सिस्टम था जो कि साउथ इंडिया में चल रहा था। जो ये रियायतवारी सिस्टम था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे थे। अब ये इतना ज़्यादा पैसा था कि कभी कभी तो रियायत्स उतना ज़्यादा पैसा कमाते भी नहीं थे। तो ये जो पीजेंट्स थे ये अनेबल हो गए थे, मतलब पैसा दे ही नहीं पा रहे थे ब्रिटिशर्स को। तो इसी वजह से जो रियायत्स थे कंट्री साइड के, मतलब कि गांव वाले, विलेज वाले एरिया के, उन्होंने तो अपना एरिया जो था जहां पर वो फार्म करा करते थे उसे भी खाली करके वो लोग वहां से चले गए थे। तो आप देख सकते हो कि उस एरिया का कुछ समय में क्या हुआ, वो ज़मीन बंजर हो गई, क्योंकि अब कोई भी पीजेंट यानी कि फार्मर उसकी केयर टेकिंग नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा लालची हो गए थे, इस वजह से बेचारे पीजेंट्स ने काम करना ही छोड़ दिया था। पीजेंट्स को फोर्सफुली उनके लैंड से निकाल भी दिया जाता था अगर वो ब्रिटिशर्स को पैसा नहीं देते थे। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस भी हुए, मतलब कि ब्रिटिशर्स के अंदर और पीजेंट्स के अंदर लड़ाइयाँ भी हुई। क्रॉप्स फॉर यूरोप, लेट 18th सेंचुरी तक जो कंपनी थी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स, वो काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन को एक्सपेंड कर रहे थे इंडिया के अंदर। दो ऐसे क्रॉप थे जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के अंदर, वो थे ओपियम यानी कि अफीम और इंडिगो यानी कि नील। अब अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए भी होता है और बहुत सारी मेडिसिन्स के लिए भी, और इंडिगो को ज़्यादातर हम चीज़ों को डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडिगो को। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कल्टीवेटर्स, मतलब कि जो लोग क्रॉप्स उगाया करते थे, उन्हें फोर्स करा कि भाई तुम लोग जूट, टी, शुगर केन, वीट, कॉटन और राइस ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ। इंडिगो काफ़ी ज़्यादा डिमांड के अंदर था यूरोप के अंदर। इसी वजह से इंडिगो को पाने के लिए क्या करा ब्रिटिशर्स ने, एक रूल बना दिया। अब इसी की वजह से ये जो रूल था 3 खतिया रूल, इसी की वजह से गांधी जी ने भी फार्मर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा था और इस रूल को ख़त्म करने में उनकी हेल्प भी करी थी चंपारण के अंदर। तो अब ये जो 3 खतिया रूल है इसका मतलब क्या है? देखो 3 खतिया रूल के अंडर मतलब ये था, अगर आपके पास 20 खतिया लैंड है, ये देखो अगर आपके पास 20 पार्ट्स हैं एक लैंड के, तो जो 3 पार्ट्स होंगे उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या उगाने वाले हो, यू आर ओनली गोइंग टू ग्रो इंडिगो यानी कि नील उगाने वाले हो। तो ये था 3 खतिया रूल। अब इस चीज़ की वजह से क्या हुआ कि जो क्रॉप्स उगाए जाते थे जैसे कि नील हो गया या फिर हमारा ओपियम यानी अफीम हो गया, ये जो क्रॉप्स होते थे इनको ज़्यादातर ऐसे लैंड पे उगाया जाता था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता था, फर्टाइल लैंड होता था। तो बेचारे जो फार्मर्स थे उनके पास बहुत कम ज़मीन बच जाती थी जिसके ऊपर ये और ज़्यादा खेती कर सकते थे। अब धीरे धीरे करके फार्मर्स के साथ क्या होने लगा कि ज़मीन कम होने की वजह से और ये वाले क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से, जैसे कि नील वगैरह, इंडिगो वगैरह ग्रो करने की वजह से जो हमारे फूड क्रॉप्स थे इनका प्रोडक्शन क्या करना पड़ा, उन्हें रिड्यूस करना पड़ा। मतलब कि खाने पीने वाले जो क्रॉप्स थे अब वो कम उगाए जा रहे थे। क्या कलर की भी कोई हिस्ट्री है? बिल्कुल। जो रिच ब्लू कलर होता है उसे कॉमनली इंडिगो बुलाया जाता था पुराने समय में। काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड थी यूरोप के अंदर और इसको इस्तेमाल करा जाता था फॉर डाइंग पर्पस, मतलब कि चीज़ों को रंगने के लिए यूज़ करा जाता था इस इंडिगो कलर को, और इंडिगो प्लांट को भी इसलिए ग्रो करा जाता था। इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का पूरे वर्ल्ड के अंदर। 19th सेंचुरी में इंडिगो का जो कल्टीवेशन था ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जो हमारे फार्मर्स थे उनकी पुअर कंडीशन का, क्योंकि फार्मर्स को फोर्सफुली जहाँ पर वो लोग खाने पीने की चीज़ें उगा सकते थे उस लैंड पे फोर्सफुली बोला जा रहा था कि भैया 3 खतिया रूल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा और यहाँ पर इंडिगो ही तुम लोग उगा सकते हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा राइट्स हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ फार्मर्स के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। वाई द डिमांड फॉर इंडिगो? आखिरकार इंडिगो के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों थी? 13th सेंचुरी तक जो इंडिया का इंडिगो था ये काफ़ी जगह इस्तेमाल हो रहा था।
एक इम्पॉर्टेंट जगह थी क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स की, मतलब जो लोग कपड़े बनाया करते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया का इंडिगो यूज़ कर रहे थे क्लोथ्स को ब्लू कलर का करने के लिए। अब इंडिगो जो था इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था, और जो इंडिगो से कलर आता था ब्लू कलर वो काफ़ी अच्छा लगता था देखने में कंपेयर टू अदर प्लांट्स। तो इस वजह से इंडिगो को ही इस्तेमाल करा जाता था चीज़ों को कलर करने के लिए। इंडिगो की जो प्लांटेशन थी वो नॉर्थ अमेरिका में भी होती थी, मैक्सिको में भी होती थी, लेकिन इस समय यहाँ पर जंग चल रही थी। एक इस रीज़न की वजह से जो डिमांड थी इंडिगो की वो पूरी नहीं हो पा रही थी ब्रिटेन की। अब ये जो ब्रिटेन थे, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत इंडिगो की आखिर क्यों पड़ रही थी? क्योंकि इनके पास थी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी जिन्हें कंटिन्यूसली कपड़ों को ब्लू कलर का करना था, मतलब रंगना था, डाई करना था क्लोथ्स को, तो उन्हें इंडिगो की कंटिन्यूसली ज़रूरत थी। और ये डिमांड को पूरा करने के लिए जो ब्रिटेन था उसे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना जिन देशों के ऊपर हम राज कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, यहाँ के लोगों को फोर्स करा जाए और बोला जाए कि इंडिगो उगाओ। तो इसी तरीके से हम लोगों को फोर्स करा गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़मीन भी अवेलेबल थी और यहाँ की जो लेबर है, मतलब जो यहाँ के लोग हैं, इंडिया के लोगों के, अफ्रीका के लोगों के, इनको काफ़ी कम पैसे देकर काम भी करवाया जा सकता है, चीप लेबर है। तो इस चीज़ का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया और यहाँ पर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडिगो ग्रो करवाया। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब फाइनली ब्रिटेन डिसाइड करता है कि यार इंडिया के अंदर ही हम लोग और ज़्यादा इंडिगो उगाएंगे, इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। तो यही चीज़ ये लोग करने की कोशिश करते हैं। इंडिगो ट्रेड जैसे जैसे करके इंडिया के अंदर बढ़ता गया, जितने भी ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम लोग इंडिगो की खेती के अंदर अपना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, किसानों को मान लो पैसा उधार दे दिया, तो अच्छा खासा हमें रिटर्न आएगा, क्योंकि इंडिगो काफ़ी महंगा बिकने वाला है। तो इस चीज़ पे ध्यान रख के उन्होंने इंडिगो के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी। अब इंडिगो को कैसे कल्टीवेट करा जाता था, उगाया कैसे जाता था? तो दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, एक था निज और एक था रेवती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जो निज सिस्टम था, इसके अंदर जो प्लांटर था, मतलब जो इंडिगो को उगाया करते थे, वो डायरेक्टली ये लैंड ले लिया करते थे या फिर रेंट कर लिया करते थे फ्रॉम ज़मींदार्स उन्हें रेंट पर दे देते थे या फिर ये लैंड कुछ समय के लिए उन्हें दे दिया करते थे। तो जो प्रॉब्लम थी निज कल्टीवेशन के अंदर, वो एक मेन प्रॉब्लम ये थी कि कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए था, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ज़मीन होनी चाहिए थी और ज़मीन का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए था। तो इसी वजह से काफ़ी जो बड़े एरियाज़ थे उन्हें पाने में दिक्कत हो रही थी। अब दिक्कत क्या हो रही थी? क्योंकि लोग उन बड़े बड़े एरियाज़ में रहा करते थे, लेकिन अभी तो खेती के लिए, मतलब जो हमारा नील है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंडिगो की खेती के लिए ज़रूरत थी ज़्यादा ज़मीन की। तो यहाँ पर क्या करा गया, जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया थे जहाँ पर लोग रह रहे थे, उन जगहों को भी खाली करवाया गया। ये बोला गया कि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर अब कल्टीवेशन होगी ऑफ इंडिगो। और इसी वजह से जो लोग रहा करते थे उन एरिया के अंदर, उनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाइयाँ हुई ब्रिटिशर्स के साथ भी कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें हमारे घरों से क्यों हटा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू वांट टू कल्टीवेट इंडिगो। तो उन्होंने लेकिन उन लोगों को हटा दिया। अब निज कल्टीवेशन की एक और भी प्रॉब्लम थी कि इसको उगाने के लिए जो इंडिगो है, इसको उगाने के लिए अंडर निज कल्टीवेशन काफ़ी लार्ज स्केल पर हमें प्लोज और बुलक्स की ज़रूरत पड़ती थी। प्लो क्या बोलते थे हम लोग, जो एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट हो गए जिससे हम लोग ज़मीन को खोदते हैं, प्लोइंग को बोलते हैं हम लोग, ज़मीन को खोदने को बोलते हैं प्लोइंग। और यहाँ पर बुलक्स कम बोलते हैं हम लोग, ये जो फार्म एनिमल्स हो गए, इनकी भी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इतने सारे फार्म एनिमल्स कैसे आए? एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि जो जितने भी फार्मर्स थे, जितने भी पीजेंट्स थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऐसे इक्विपमेंट खरीद सके, ऐसा सामान खरीद सके जिससे कि प्लोइंग हो पाए। तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास ना ही एनिमल्स थे इतने ज़्यादा और ना ही प्लोइंग के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो थे। तो इसी वजह से जो कल्टीवेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से हो पाती थी। अच्छा, एक और दिक्कत ये भी थी कि ड्यूरिंग द कल्टीवेशन, निज कल्टीवेशन के दौरान ही क्या होता था कि राइस का कल्टीवेशन भी होता था, मतलब चावल भी उगाए जाते थे। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर फार्म एनिमल्स होते थे उनको चावल की खेती में भी यूज़ करा जाता था
और साथ ही में जो प्लोज होते थे उनको भी चावल के लिए यूज़ करा जाता था। और लेबर भी इस टाइम काफ़ी कम होती थी। वाई? बिकॉज ज़्यादातर जो लेबर थी वो पीजेंट्स के साथ एंगेज थी इन राइस कल्टीवेशन, मतलब चावल उगाने के लिए बिजी थी वहाँ पर लेबर भी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निच कल्टीवेशन के अंदर ये थी। फिर आता है इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रेयोट्स। तो रेयोट्स के लैंड पर जब इंडिगो को ग्रो करा गया तब का देखते हैं हम लोग क्या होता है। रेयूती सिस्टम के अंदर जितने भी प्लांटर्स थे उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता था और उनको लालच दिया जाता था कि हम तुम्हें पैसा देंगे। ब्रिटिशर्स ऐसा बोलते थे कि हम तुम्हें पैसा देने वाले हैं, तो वो खुश हो जाते थे, तो उन्हें एडवांस में कुछ पैसा दे देते थे एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। काफ़ी कम उनसे ब्याज लिया जाता था इस पैसे का, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता था। तो खुशी खुशी जितने भी पीजेंट्स फार्मर्स होते थे बोलते थे ठीक है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, हमें पैसा भी पहले मिल रहा है। लेकिन बाद में जब फाइनली इनका इंडिगो ग्रो हो जाता था, उग जाता था, तो इसी इंडिगो को ब्रिटिशर्स काफ़ी सस्ते दाम पर खरीदते थे, जिसकी वजह से दोबारा इन्हें लोन लेना पड़ता था। तो ये जो लोन की साइकिल थी ये ख़त्म ही नहीं होती थी। बेचारे पीजेंट्स और फार्मर्स बार बार लोन लेते रहते थे और फिर इन्हें सस्ते दाम पर बार बार इंडिगो देना पड़ता था टू ब्रिटिशर्स। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। और प्रॉब्लम ये भी थी इसके अंदर कि आपने एक बार इंडिगो इसमें उगा लिया तो बाद में आप इस लैंड को यूज़ नहीं कर सकते टू सो राइस। अब पीजेंट्स जो थे वो प्रेफर तो ये करते थे कि जो इंडिगो है, इंडिगो को प्रोड्यूस करने की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, मतलब सॉइल उपजाऊ नहीं रहता, उस पर और सारी चीज़ें हम लोग नहीं उगा सकते। लेकिन अगर राइस उगा लेते हैं हम लोग तो राइस से इम्प्रूव हो जाती है वो फर्टिलिटी। लेकिन यहाँ पर इंडिगो को हार्वेस्ट करने के बाद लैंड को हम लोग राइस के साथ सो नहीं कर सकते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी रेवतीज़ के अंदर। बेसिकली फार्मर्स को लालच दिया जाता था और फिर उनका गलत फायदा उठाया जाता था बाय ब्रिटिशर्स। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर मार्च 1859 के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रेवतीज इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। सब लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग अब इंडिगो नहीं उगाने वाले। जैसे ही ये जंग चारों तरफ फैली, रेवतीज ने रिफ्यूज कर दिया कि हम प्लांटर्स को रेंट भी नहीं देंगे, मतलब जिनकी ज़मीन के ऊपर इस इंडिगो को ग्रो कर रहे हैं उन्हें रेंट भी नहीं देने वाले, और जितनी भी इंडिगो फैक्ट्रीज थी इनके ऊपर हम हमला भी करने वाले हैं। रेवतीज ने ये भी कसम खाई कि अब हम लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं लेने वाले इन ब्रिटिशर्स से एडवांस में। तो देखो, जैसा ऊपर हमने पढ़ा था कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स उधार पैसे दे रहे थे पीजेंट्स को, फार्मर्स को, कि ये आप उधार पैसे ले लो हमसे, ठीक है, और इस पैसे का आप हमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देते रहना। और बाद में जब उनका इंडिगो ग्रो हो रहा था तो उस इंडिगो को यही ब्रिटिशर्स काफ़ी सस्ते दाम पर खरीद रहे थे और फिर दोबारा से फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को कि हमसे लोन लो, फिर दोबारा से इंडिगो ग्रो करो। तो यहीं पर रेवतीज को ये चीज़ समझ में आ गई थी और उन्होंने मना कर दिया कि अब हम बिल्कुल भी जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे पैसा नहीं लेने वाले। गवर्नमेंट ने इस चीज़ की जांच करी, एक कमीशन को सेटअप करा जिसने इंक्वायरी करी, मतलब कि जानने की कोशिश करी कि आखिरकार ये जो इंडिगो प्रोडक्शन है इसके अंदर क्या गलत हुआ है। तो उन्हें पता चला कि फाइनली जितने भी रेवतीज थे ये इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब कि रेवतीज को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा इंडिगो उगाने से। तो इस वजह से अब रेवतीज मना कर सकते हैं कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे फ्यूचर के अंदर। तो फाइनली अब रेवतीज के साथ ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। लेकिन ये रिवॉल्ट एंड होने के बाद इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो बंगाल के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, कोलैप्स हो गया। कोलैप्स का मतलब ख़त्म हो गया, गिर गया। प्लांटर्स जो थे वो फटाफट शिफ्ट कर लेते हैं टू बिहार, मतलब कि वो लोग जो अपनी ज़मीन लेते हैं, ज़मीन को बिहार के अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, ख़रीद लिया था। बिहार के अंदर भी प्लांटिंग करना वहाँ पर उन्होंने शुरू करवा दी थी ऑफ इंडिगो। लेकिन जब ये लोग सारी वही चीज़ें जो ये लोग बंगाल के अंदर कर रहे थे बिहार के अंदर करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी एक रिवॉल्ट होता है और उस रिवॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं गांधी जी, और वो एंड कर देते हैं इंडिगो प्रोडक्शन थ्रू
तीन कतिया सिस्टम, जो तीन कतिया सिस्टम चल रहा था उसको भी गांधी जी खत्म कर देते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि बिहार के अंदर चंपारण के अंदर ये पूरा मूवमेंट हुआ था। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। एक बार और इसका वीडियो देखना, लेसन को देखना, रिवाइज हो जाएगा आपका अच्छे से। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, शाउट आउट चाहिए, तो आप सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बनिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।